Rahmanir-Rahim. Today's topic of discussion is Gateway MDMS. तो ये पार्ट 6 वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ आरसीसी। जो आरसीसी होता है इसका जो बेस्ट आंसर है वो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की एपिथेलियम से निकलता है और ये रीनल वेन को इन्वेट करता है, हेमाटोजीनस रूट से सेपरेट करता है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, हालांकि ये आंसर ठीक नहीं है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या आना चाहिए? ओके, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसकी एपिथेलियम से अराइज करता होता है एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन किडनी ट्यूमर। तो जो किडनी का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, मलिग्नेंट ट्यूमर, अडल्ट में बात करें तो वो आरसीसी होता है। बच्चों के अंदर तो वो विम्स ट्यूमर होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर या आरसीसी ट्यूमर होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा आपको देखने को मिलता होता है और ये रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम से राइज करता है। एडिनो कार्सिनोमा होता है, एडिनो कार्सिनोमा वैरायटी का होता है ये ट्यूमर। क्लियर? तो इसके सबसे पहले पढ़ लेते हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप। इसके जो हिस्टोलॉजिकल टाइप होती है, मोस्ट कॉमन होता है क्लियर सेल कैंसर। क्लियर सेल कैंसर मोस्ट कॉमन होता है 70 to 80% केसेस के अंदर। और ये जो कैंसर होता है ये रीनल पेल्विस को इन्वेट करता है। किसको इन्वेट करता है? रीनल पेल्विस को इन्वेट करता है, हीमाचूरिया करवा देता है। इसके अलावा पैपिलरी होता है, क्रोमोफोब होता है, कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा होता है। जो क्लियर सेल कैंसर होते हैं, वाई इट इज कॉल्ड क्लियर सेल, क्योंकि इसमें लार्ज यूनिफॉर्म क्लियर सेल्स होते हैं और ये हाईली वास्कुलर होता है। इसके अलावा पैपिलरी सेल कार्सिनोमा होता है। पैपिलरी सेल कार्सिनोमा की दो टाइप होती है, टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो स्पोरेटिक होती है, डेट मीन्स इनहेरिटेड नहीं होती है, एक्वायर्ड होती है और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। टाइप 2 इनहेरिटेड होती है, बायलैटरल होती है, मल्टीफोकल होती है और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। इसके बाद तीसरा है क्रोमोफोब। इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है और ये रीनल ओन्कोसाइटोमा को रिजेंबल करता है। ओन्कोसाइटोमा बिनाइन ट्यूमर को बोलते हैं। अब इसका ट्राइएड क्या होता है आरसीसी का? तो जो आरसीसी का जो ट्राइएड होता है, लेट मी राइट, आरसीसी का, वैसे मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। ओके, तो जो आरसीसी का ट्राइएड होता है, इसका ट्राइएड में क्या होता है? लाइक हिमाचूरिया होता है, हिमाचूरिया, फ्लैंक में पेन होता है और फ्लैंक में मैस होता है। इन तीन चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं? हम आरसीसी। इसके अलावा फीवर, ईएसआर ज़्यादा हो सकता है, पोलीसाइथीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। अब इसके लिए जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कॉन्ट्रास्ट इन सीटी स्कैन होती है और इसमें बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? रेडिकल नेफ्रेक्टमी आपने करनी होती है। तो ये ऑलमोस्ट आरसीसी वाला टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। इसके अलावा हम आगे चलते होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज टेक्स अ बेजोफिलिक स्टेन। ओके, तो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो बेजोफिलिक स्टेन लेता होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्राइटिन सल्फेट होता है। एक बात रट्टा मार लेना, जो बेजोफिलिक होता है, बेजोफिलिक मतलब बेस को पसंद करने वाला, तो इसका असल में नेचर क्या होगा? एसिड होगा। तो जो कॉन्ट्राइटिन सल्फेट होता है वो बेजोफिलिक स्टेन को कैप्चर करता है और बाकी एसिडोफिलिक या इओसिनोफिलिक स्टेन को कैप्चर करते हैं। ओके, और ये कॉन्ट्राइटिन सल्फेट किसके अंदर होता है? ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकान्स के अंदर, गैक्स के अंदर होता है। इसके बाद है आर्टरी बिटवीन द टू मेलियोलस, लैटरल और मीडियल मेलियोलस, इन दोनों के दरमियान में एक आर्टरी होती है। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियल आर्टरी और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में से पास करती होती है। टिबियालस एंटीरियर के सामने पड़ी हुई होती है और एंटीरियर टिबियल आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है? ओके, तो ये आपकी जो फेमरल आर्टरी होती है वो पोप्लेटेड आर्टरी में खत्म होती है, फिर वो आगे एंटीरियर टिबियल आर्टरी वगैरह फेमरल आर्टरी में कंटिन्यू हो जाती है। इन आर्टीरियल सप्लाई को हम बाद में करेंगे। एक यंग मेल है जो कि एक्टिव था सिंस मॉर्निंग। ओके, सुबह तक तो वो बिल्कुल एक्टिव था, यानी सुबह उठा तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद डबल विजन स्टार्ट हो गई है, प्रोक्सिमल बॉडी की वीकनेस हो गई है, अल्टर्ड स्पीकिंग। अल्टर्ड स्पीकिंग का मतलब है बल्बर वीकनेस है, बल्बर वीकनेस है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है और प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस है। जैसे जैसे दिन पास होता रहता है तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्टिटन, इन दोनों को आपने अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों में से कम एक आधा एमसीक्यू तो जरूर आता है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्टिटन दोनों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिजीजेज होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो दोनों ऑटोइम्यून डिजीज है। लेट मी राइट, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माइस्थीनिया और यहाँ पे लेते हैं लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। ओके, दोनों के दोनों ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, लेकिन जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है ये प्री साइनेप्टिक का डिजीज होता है और ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है ये पोस्ट साइनेप्टिक का होता है, जबकि लैम्बर्टिटन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को अफेक्ट करता है। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, यानी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी होती है, जबकि लैम्बर्टिटन के अंदर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। माइस्थीनिया ग्रेविस थाइमोमा थाइमिक हाइपरप्लेजिया से एसोसिएटेड होता है। लैम्बर्टिटन माइस्थेनिक सिंड्रोम ये एसोसिएटेड होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स के साथ। दोनों में प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है, लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, माइस्थीनिया ग्रेविस में जो वीकनेस होती है वो टाइम के साथ
एग्रावेट कर जाती है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी करने से ये क्या हो जाती है, ये वीकनेस बढ़ जाती है और रेस्ट लेने से ठीक हो जाती है। लैम्बर्ट ईटन के अंदर जो वीकनेस होती है ये एक्टिविटी से इंप्रूव हो जाती है, रेस्ट करने से खराब हो जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। माइसीनिया ग्रेविस के अंदर आपके एक्स्ट्रा ओकुलर, बल्बर और रिस्पायरेटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं। लैम्बर्ट ईटन के अंदर एक्स्ट्रा ओकुलर, बल्बर और रिस्पायरेटरी मसल इन्वॉल्व नहीं होते। माइसीनिया ग्रेविस के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं। लैम्बर्ट ईटन के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आपके डिक्रीज हो जाते हैं। लैम्बर्ट ईटन के अंदर आपको ऑटोनॉमिक सेप्टम भी आपको देखने को मिलते हैं, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है, जो कि आपको माइसीनिया ग्रेविस में देखने को नहीं मिलता होता। ठीक हो गया, ये सारा आपको मैंने बता दिया है। माइसीनिया ग्रेविस के लिए जो ड्रग आपने इस्तेमाल करनी है डायग्नोसिस में वो एड्रोफोनियम होती है। दिस इज कॉल्ड टेंसिलोन टेस्ट। ठीक हो गया, तो इसके लिए आप टेंसिलोन टेस्ट करते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी वगैरह करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या मिलेगा, जब आप नर्व को स्टिमुलेट करोगे तो रिस्पांस कम होना शुरू हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है। तो ये माइसीनिया ग्रेविस के लिए डायग्नोसिस आपको मैंने बता दिया है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने मेडिकल सर्जिकल आ जाता है। मेडिकल के अंदर आपने क्या देना होता है, ओके, मेडिकल के अंदर आपने पायरेटोस्टिग्मिन देनी है और आपने न्यूस्टिग्मिन देनी होती है। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा आप इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लाइक प्लाज्मा फेरेसिस, IVIG, स्टीरॉइड्स वगैरह ये आप दे सकते हैं। एजाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हैं और थाइमेक्टमी वगैरह कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को माइस्थीनिया क्राइसिस है, मतलब सीवियर फॉर्म है माइस्थीनिया ग्रेविस की, तो आपने स्टीरॉइड इस्तेमाल करने हैं, प्लाज्मा फेरेसिस और IVIG करना है। और माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने कौन से ड्रग इस्तेमाल करनी है, आपने एड्रोफोनियम इस्तेमाल करनी है। अगर एड्रोफोनियम इस्तेमाल करने के बाद सिम्टम क्या हो जाती है, मजीद वर्स हो जाती है, मजीद खराब हो जाते हैं, तो वो उसका मतलब है कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ओके, और अगर एड्रोफोनियम इस्तेमाल करने के बाद सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मसल की वीकनेस ठीक हो जाती है, तो वो माइस्थीनिया क्राइसिस था। तो ये सारा हमने सारा कवर करवा दिया है। लैम्बर्ट ईटन में भी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, क्लियर, जिसमें आपको रिस्पांस इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू नर्व स्टिमुलेशन। और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है लैम्बर्ट ईटन का, 3,4 डायमाइनोपायरिडीन, जो कि पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। ओके, इसके बाद प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ये आपका टेम्पोरल लोब के अंदर पड़ा होता है, स्पेसिफिकली सुपीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर पड़ा होता है। जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है वो आपका ऑक्सीपिटल लोब के अंदर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है वो आपका पैराइटल लोब में, और जो आपका मोटर कॉर्टेक्स होता है वो प्री सेंट्रल गायरस फ्रंटल लोब में आपको देखने को मिलता होता है। ये सारे कॉर्टेक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं मशीनरी मरमर। कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर आपको देखने को मिलता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर। अब सारे मरमर मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका था प्रीवियस वीडियो में, मैं जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सिस्टोलिक मरमर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिड सिस्टोलिक, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। और इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर में क्या क्या कॉजेज होते हैं, एयोर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, EST में भी हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और इसके अलावा जो पैन सिस्टोलिक मरमर होता है PSM, ये आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और VST में देखने को मिलता है। और जो लेट सिस्टोलिक मरमर है ये आपको MVP, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में देखने को मिलता है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में लेट सिस्टोलिक भी आप देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद जो डायस्टोलिक मरमर होते हैं, डायस्टोलिक मरमर में जो अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है वो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है ऑस्टन फ्लिंट, जो कि एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है। जो मिड डायस्टोलिक मरमर होते हैं ये आपको माइट्रल स्टेनोसिस में, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में और ऑस्टन फ्लिंट में देखने को मिलता है। बाकी जो कंटिन्यूअस मरमर होता है वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में देखने को मिलता है। तो ये सारे मरमर मैंने आपको कवर करवा दिया है। ओके, जो डिमिक्लोसाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, जो ADH के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती है, तो ये इस्तेमाल होती है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा डिमिक्लोसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं, ADH के एंटागोनिस्ट लाइक कोनिवेप्टेन, टोलवेप्टेन ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लाइन ATT एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग को बोलते हैं। इसमें आपका मिमोनिका राइप, ओके, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, पेराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल। तो इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन ही होगी। जो लीवोफ्लॉक्सासिन है ये आपकी सेकंड या थर्ड लाइन के अंदर आ जाती होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल है। और जो इसमें सेकंड लाइन ड्रग होती है उसका मिमोनिक है केक, CAK। सी से आपका आ जाएगा कैप्टियोमाइसिन और साइक्लोसिरिन, A से अमिक एसिन और K से कानामाइसिन, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। यानी कैप्टियोमाइसिन, अमिक एसिन, कानामाइसिन। रोडेंट अल्सर ये आपको देखने को मिलता होता है बेसल सेल कार्सिनोमा में। जो रोल्ड एजेस होते हैं, ओके,
ये भी आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है इसमें आपको इवर्टेड एजेस देखने को मिलती है। ओके, बाकी में कोई खास चीज़ नहीं है। इसके बाद हिमाटोमा, देखो मलिग्रेंट ट्यूमर ऑफ बोन्स, मलिग्रेंट ट्यूमर ऑफ बोन इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसार्कोमा बोलेंगे, तो ये आंसर हो नहीं सकता। मलिग्रेंट ट्यूमर ऑफ मेनिंजीज इसको मेनिंजियोसार्कोमा कहेंगे। डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन ये आंसर होता है, यानी हिमाटोमा क्या होता है, डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज को डायग्नोस करने के लिए ओके आपने ब्लड टेस्ट करवाना है, दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस। ओके, तो विल्सन डिजीज में जो स्क्रीनिंग के लिए आप सीरम सिरालोप्लाज्मिक लेवल कराते हैं जो कि ब्लड का टेस्ट होता है, लेकिन जो कंफर्मेटरी होता है वो लीवर बायोप्सी होती है। ओके, और 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन भी करा सकती होती है। इसके बाद रेस्ड स्किन लीजन है, स्किन की लीजन अगर रेज्ड है अगर फ्लैट होती तो पैच या मैक्यूल हो सकता। मैक्यूल छोटे वाले को और पैच बड़े वाले को बोलते हैं। ओके, लेकिन ये रेस्ड लीजन है। ओके, अगर रेस्ड लीजन है 0.5 सेंटीमीटर से कम की है तो उसको बोलेंगे पैप्यूल, और अगर ये 0.5 सेंटीमीटर से बड़ी होती तो उसको मैं लिखता नोड्यूल, और अगर ये 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती तो मैं इसको लिखता प्लाक। ठीक हो गया, पैप्यूल, नोड्यूल, प्लाक। अगर ये फ्लैट लेयन होती 1 सेंटीमीटर से कम की होती मैक्यूल, अगर ये फ्लैट लेयन होती 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती पैच। क्लियर। अगर वे 14 फॉलोइंग ब्लॉक अल्फा और बीटा रिसेप्टर, अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को जो ब्लॉक कर देती है, कौन सी बीटा ब्लॉकर जो अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, वो कैर्बिडोल है और लेबिडोल होती है। क्लियर। अब कौन सी बीटा ब्लॉकर सिलेक्टिव होती है बीटा रिसेप्टर के खिलाफ, तो एटिनालोल, बाइसोप्रोलोल, एस्मोलोल, एस्मोलोल काफी शॉर्ट एक्टिंग होती है। क्लियर। मेटाप्रोलोल है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को इनहिबिट कर देती है। इसमें प्रोपेनोलोल, सोटालोल और टीमालोल है। और कौन सी बीटा ब्लॉकर अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, कैर्बिडोल और लेबिडोल है। और कौन सी बीटा ब्लॉकर कार्डियो सिलेक्टिव होती है, उसमें आपकी आ जाती है मिमोनिक एमसीबी, मेटाप्रोलोल, कैर्बिडोल, बाइसोप्रोलोल। कौन से बीटा ब्लॉकर के पास एनेस्थेटिक पावर नहीं होती, वो है टीमालोल। ठीक हो गया। कौन सी बीटा ब्लॉकर्स होती है जिनके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, मतलब ये एस्थमा वाले पेशेंट में इस्तेमाल हो सकती है। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आके चलते हैं लेंथ ऑफ इसोफेगस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो सपोज भले मैं इसको रेज कर दूं, सपोज ये इंसाइजर टीथ है और ये पूरी इसोफेगस जा रही है और ये आपको जा रहा है स्टोमक जा रहा है। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो जो इसोफेगस की लेंथ फ्रॉम यानी जो इसोफेगस का जो लोअर एंड है वो इंसाइजर टीथ से कितने फासले पे होगा, वो 40 सेंटीमीटर पे होगा। अब इसोफेगस में रट्टा मारना, इसोफेगस में 4 कंस्ट्रक्शन होती है। ओके, मिमोनिक बाल्ट, BALD, पहली कंस्ट्रक्शन बी का मतलब है बिगिनिंग, मतलब शुरू के लेवल पे होती है, क्रिकोफरेंजिस के लेवल पे होती है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टीथ। दूसरी अयोटिक आर्च ऑफ अयोटा और एल से क्या होगा, लेफ्ट मेन ब्रोंकस 22 और 22.27 सेंटीमीटर पे पड़ी होती है। और तीसरा डायफ्रामेटिक है, वो आपको 40 सेंटीमीटर पे पड़ी होती है। तो इसोफेगस की 4 कंस्ट्रक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे यही एक्सप्लेन कर रहा था मैं। इसके बाद जो निस्टैग्मस होता है, निस्टैग्मस इज अ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आई बाल। ठीक हो गया। ओके, टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आई बाल, और इसका मतलब ये होता है कि आप ना फिक्सेशन नहीं कर पा रहे। ओके, जब फिक्सेशन नहीं कर पा रहे तो पहले क्या होता है कि पहले स्लोली आपने सपोज कोई मिस्टेक की, फिर अचानक कि हमारा कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, वो उसको जल्दी से ठीक करेगा। और जो डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फास्ट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर रोटेट कर रहे थे, इधर रोटेट नहीं कर पाया, ओके, स्लो हुआ, फिर अचानक उसने हमारे ब्रेन ने उसको ठीक कर दिया, तो जो स्लो फेज होता है इसके बाद एक रैपिड फेज होता है। तो जो रैपिड फेज की डायरेक्शन है वही निस्टैग्मस की डायरेक्शन होती है। निस्टैग्मस क्या होता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आई बाल होता है। ओके, यानी आप ना फिक्स नहीं कर पाओगे आई बाल को, आई बाल ना हमारे पॉइंट ऑफ फिक्स, जहाँ पे पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है उसे ऐसा ऐसा ड्रिफ्ट करेगी, फिर अचानक ही उस जगह पे वापस आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जो ETT इस्तेमाल कर रहा है और फीट की नंबनेस हो गया है, दैट मीन्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है वो आइसोनियाज़ाइड की वजह से होता है। अब जो आइसोनियाज़ाइड है, आइसोनियाज़ाइड के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आइसोनियाज़ाइड क्या करवाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा देती है। जब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा देगी तो क्या होगा, आइसोनियाज़ाइड की वजह से ओके B6 कम हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा ये SLE भी करवा देती है, ल्यूपस करा देती है। ओके, और जब ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में आपको एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी देखने को मिलती है। एक बात रट्टा मार लेना, ये चारों ड्रग्स ना हेपेटाइटिस करवाती है सिवाय इथेम्ब्यूटोल के, इथेम्ब्यूटोल हेपेटाइटिस नहीं करवाती। अगर क्वेश्चन में होता कि ऑरेंज रेड सिक्रेशन है, ऑरेंज रेड यूरिन है, ऑरेंज रेड टीयर है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो आपने आंसर लिखना है रिफेम्पिन। तो रिफेम्पिन क्या करती है, ऑरेंज सिक्रेशन करा देती है। ओके, और अगर आइज के सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक न्यूराइटिस है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, विजुअल एक्यूटी कम है, स्कोटोमा है, तो ई से
थिम्ब्यूटोल ई से आइज हो जाएगा। वो जो पिराजिनामाइड है वो क्या करवाती है, वो फोटो सेंसिटिविटी कराती है और गाउट करवा देती है, हाइपरयूरिसीमिया। अच्छा, ये सारे साइड इफेक्ट लिखे हुए थे। आइसोनियाजाइड हेपाटोटॉक्सिक होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, नंबनेस बर्निंग सेंसेशन है। रिफेम्पिन ऑरेंज नट सिक्रेशन करा देती है, हेपाटोटॉक्सिक होती है। पिराजिनामाइड भी हेपाटोटॉक्सिक होती है। ओके, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यही होती है, हाइपरयूरिसीमिया करवा देती है। इथिम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवा देती है। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये भी इंक्लूड कर लो, ये ओटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ओके, यानी वेस्टिबुलर सिस्टम को उड़ा देती है, कान को उड़ा देती है। क्लियर, ये सब चीज़ें करवा देगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा ये तो मिसिंग है। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, माइट्रल स्टेनोसिस का एमसीक्यू है, तो ये पूछा जाएगा कि माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में कि में डायस्टोलिक मर्मर इसमें होता है। हाँ, इसमें आपको लाउड S1 होती है, ठीक हो गया, और लाउड S1 होती है, टैपिंग एपेक्स बीट होती है। बस ये मैं इतना ही बता सकता हूँ। व्हाट इज ट्रू फॉर कार्डिक रिजर्व, कार्डिक रिजर्व के बारे में क्या बात ठीक है, तो जो कार्डिक रिजर्व ये एक्सरसाइज की वजह से बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्री लोड एंड डिक्रीज इन आफ्टर लोड, ठीक हो गया। तो जो कार्डिक रिजर्व का मतलब है कि एक जो पर्सन है रेस्ट पे उसकी कार्डिक आउटपुट क्या है और एक्सरसाइज पे मैक्सिमम कितनी इंक्रीज कर जाता होता है। तो जो कार्डिक रिजर्व होते हैं ना, ये बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज में, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन प्री लोड एंड डिक्रीज इन आफ्टर लोड। ओके, ठीक हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, जब एक्सरसाइज होती है ना, तो एक्सरसाइज में जो मसल्स होते हैं, मसल्स की जो लोकल सर्कुलेशन है वहाँ पे वेजोडायलेटर प्रोड्यूस होते हैं। वो वेजोडायलेटर क्या करवाएगी, वेजोडायलेशन करा देंगे। जब वेजोडायलेशन होगी तो आफ्टर लोड कम हो जाता है। और जब एक्सरसाइज करता है बंदा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, वो वेन्स को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से प्री लोड भी बढ़ जाता होता है। इसके बाद एक पेशेंट जो कि COPD का डायग्नोस्ड केस है। ओके, अब हेपेटोमेगाली के साथ आया है। हेपेटोमेगाली है यानी इनलार्ज लिवर, एडिमा इन लोअर लिम्स है और इनलार्ज JVP है। इन तीन चीज़ों को मिला के मैं क्या बोलूँगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। और चूंकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर COPD की वजह से हो रहा है तो उसको बोलूँगा कोर पल्मोनल। तो जो कोर पल्मोनल क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी। लाइक जो एक्यूट कोर पल्मोनल होता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है, जो क्रॉनिक कोर पल्मोनल होता है वो आपको COPD की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका हीमोडायलिसिस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एप्रीहेंशन। ओके, ठीक हो गया। और हिज लंग बेसिस क्लियर है, मतलब कोई क्रैकल्स वगैरह नहीं है, पल्मोनरी एडिमा नहीं है, लेकिन JVP रेज्ड है और हार्ट साउंड्स मफल्ड है। हार्ट साउंड मफल्ड है, JVP रेज्ड है, हाइपोटेंशन है, तो एक कार्डिक टम्पोनाट में देखने को मिलता होता है ये ट्राइड। तो ये पेरिकार्डियल एफिशिएंट काजिंग कार्डिक टम्पोनाट होता है। क्लियर, इस ट्राइड को बोलते हैं बैक स्ट्राइड। इसके बाद है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज मेसेनकाइमल। मेसेनकाइमल का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिन, और जो कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिन होता है वो सार्कोमा के लिए होता है, यानी जो ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है उनको आप सार्कोमा वगैरह कहते होते हैं। इसके बाद है कि वो कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मैलिग्नेंसी। तो जो डिस्प्लेजिया होता है ये सबसे ज्यादा मैलिग्नेंसी से एसोसिएटेड होता है। डिस्प्लेजिया के बाद आपका अगला आंसर आएगा मेटाप्लेजिया। ये सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर बढ़ता है, मेटाप्लेजिया में एक सेल दूसरी सेल से कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ होती है, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ जाता होता है। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में आया फॉलोइंग का रोड साइडेड एक्सीडेंट है और अपने राइट फोर आर्म को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा राइट फोर आर्म को। डेट मींस क्या हुआ है, बाइसेप्स नहीं काम कर रहा। बाइसेप्स को सप्लाई कौन सी नर्व करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करती होती है। मीडियन नर्व का क्या सिनेरियो आएगा, मीडियन नर्व में एप हैंड डिफॉर्मिटी होगा कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में बाइसेप्स को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। ओके, एंटीरियर इंट्रोशियस का कोई स्पेसिफिक नहीं है, सेंसरी होता है। अल्नर नर्व की वजह से क्ला हैंड हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि फोर आर्म पे जो मेजर फ्लेक्सर है फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, तो ब्रेकियालिस और बाइसेप्स होता है। उन दोनों को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी होती है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस है ना, तो दोनों को मतलब बाइसेप्स को सप्लाई करने वाली नर्व होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस इन दोनों को सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राइसाइक्लिक सर्ट्रालिन SSRI होती है, फ्लोक्सटिन ये भी SSRI है, सिटालोपराम ये भी SSRI होती है। तो जो नॉरट्रिप्टालिन है, एमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन, क्लोमीपेरामीन, इमीपेरामीन, ये TCA होती है। और TCA का मैंने साइड इफेक्ट बताया था, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है। इसके अलावा सीजर्स करवा देती है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवाती है, टॉर्सोडिस्टी पॉइंटर्स करवाती है। ओके,
ऑलमोस्ट ये बताया था। और ये जो ड्रग होती है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, डिप्रेशन में इस्तेमाल होती है, TCA, ईटिंग डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है। इसके बाद वो कौन सा थायराइड का ट्यूमर है जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है ट्यूमर मार्कर के तौर पर, तो वो मेडुलरी होता है। ठीक हो गया। अब थायराइड कैंसर वगैरह पे आ जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो थायराइड का कैंसर है वो पैपिलरी कैंसर होता है, और ये जो कैंसर होता है ये लिम्फ नोड के जरिए फैलता है, लिम्फेटिक्स में सेपरेट कर जाता है। क्लियर, ठीक हो गया, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और ये जो पैपिलरी और फोलिकुलर दोनों, ये फोलिकुलर सेल से राइज करते होते हैं, और इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ट्रीटमेंट क्या करना है, टोटल थायरॉइडेक्टमी करना है। जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं इनका जो रूट ऑफ सेपरेट होता है, हिमेटोजिनस होता है, बोन्स के पास जाते होते हैं, इसका प्रोग्नोसिस भी सही होता है। एनाप्लास्टिक वाला थोड़ा सा रेयर कैंसर है, एग्रेसिव होता है, लोकल सेपरेट से होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल का कैंसर है, और इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी खराब होता है। इसके बाद आप मेडुलरी कैंसर है। मेडुलरी कैंसर लिम्फेटिक और हिमेटोजिनस दोनों रूट से फैलता होता है, और ये फोलिकुलर सेल से नहीं निकलता बल्कि सी सेल से राइज करता है, और ये सी सेल कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करती है। रट्टा मार लेना, मेडुलरी कैंसर मैन 2A और मैन 2B, मैन 2A और मैन 2B इनसे एसोसिएटेड होता है। क्लियर। और इसका प्रोग्नोसिस वेरिएबल होता है। इसके बाद है कि ऑफ्थेल्मोस्कोप से, अगर आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप पास किया या फंडोस्कोप पास किया तो आप क्या नहीं देख सकते, तो आप ऑप्टिक कियास्मा कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। रेटिनल आर्टरी, फोविया और रेटिनल वेन ये आप देख सकते होते हैं। इसके बाद है व्हाट सिम्पटम इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन आफ्टर अ स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद जो मोस्ट कॉमन जो मैनिफेस्टेशन होती है, ओके, वो कौन सा होता है। डिमेंशिया एक लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, साइकोसिस रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, मोटर वीकनेस इज नॉट अ मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, ओके। तो जो होती है डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है स्ट्रोक वाले पेशेंट में। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा शोल्डर का पेन, प्रेशर, सोर, DVT ये भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिडेटिव एंटी हिस्टामिन है। अभी सारी एंटी हिस्टामिन है H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन जो नॉन सिडेटिव होती है, ओके, पहले इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। जो आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है दो तरह की होती है, सिडेटिव और नॉन सिडेटिव। सिडेटिव का सिंपल मतलब है सुकून आवर दवाइयाँ, आपको रात को अच्छी नींद आ जाएगी सिडेटिव लेने से। तो इसमें दो में आपने डिवाइड करना है, सिडेटिव और नॉन सिडेटिव। जो नॉन सिडेटिव होती है, ओके, तो इसका निमोनिक होता है LFC, ओके, LFC कैंट में है। लोराटिडीन, F से फिक्सोफिनाडीन और C से सेटिराजीन, ओके। तो जो सेटिराजीन है ये नॉन सिडेटिव होती है, बाकी जो सारी है वो सिडेटिव है। फॉर एग्जांपल जो डाइफिनहाइड्रामीन है ये हाईली सिडेटिव होती है, फेनिरामीन ये मॉडरेट होती है, और क्लोरफेनिरामीन ये क्या होती है, माइल्ड होती है। एक बात रट्टा मार लेना, जिस एंटी हिस्टामिन के अंदर फीन आ रहा है, PHEN, फीन आ रहा है, फीन, तो वो क्या होती है, वो सिडेटिंग होती है, ओके। ठीक हो गया। लाइक डाइफिनहाइड्रामीन, फेनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन। और जो नॉन सिडेटिव होती है इसमें निमोनिक है LFC, लोराटिडीन, फिक्सोफिनाडीन और सेटिराजीन। ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स का मतलब है चार मसल्स होते हैं। कौन कौन से चार मसल होते हैं, रेक्टस फीमोरस, रेक्टस फीमोरस, रेक्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस। तो इनमें से कौन सा मसल है जो कि इंग्वाइनल कैनाल से ऊपर से राइज करता है, तो वो रेक्टस फीमोरस होता है। ठीक हो गया। ओनली जो रेक्टस फीमोरस होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर से राइज करता होता है, फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक हो गया, ओके। और ये ओनली क्वाड्रिसेप्स है जो हिप की मूवमेंट कराता है। बाकी सारे क्वाड्रिसेप्स क्या करते हैं, नी की एक्सटेंशन कराते हैं, लेकिन ये वाइट क्वाड्रिसेप्स है रेक्टस फीमोरस, ये क्या करता है, हिप जॉइंट की फ्लेक्शन करवाता है। एक HO है, सेंट्रल लाइन डाल रहा था, मैं तो कभी भी ना डालूँ, अगर मैं बना मैं नहीं डालूंगा, मुझे नहीं आती। सेंट्रल लाइन डाला था लेकिन उसमें सक्सीड ना हो चुका, और यानी सेंट्रल लाइन जब डाल रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसकी वजह से लंग्स का जो प्लूरा वो डैमेज हो सकता है, नीमोथोरस देखने को मिल सकता होता है। देखो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ऑक्सीजन ड्रॉप कर रही है, ट्रैक के ऑपोजिट साइड पे डिविएट कर गया है, तो टेंशन नीमोथोरैक्स होता है। और टेंशन नीमोथोरैक्स में इमरजेंसी में आपने क्या करना होता है, इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन करनी है, ओके, थोरैकोसेंटेसिस करनी है, और इसके बाद आपने चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ओके। तो ये सेंट्रल लाइन पास करने की वजह से, यानी ना टोटल पार इंटीरियर न्यूट्रिशन, यानी जब आप सेंट्रल लाइन पास कर रहे हो तो उसकी वजह से टेंशन नीमोथोरैक्स हो सकता है, ओके, हीमोथोरैक्स भी हो सकता है। इसके बाद कौन सी ड्रग गायनिकोमास्टिया करवाती है, निमोनिक है CDSS, C से सिमिटेडिन, D से डाइजॉक्सिन, S से स्पाइलिनोलैक्टोन और S से क्या हो जाएगा, स्टीरॉइड्स हो जाएगा। तो ये स्टार ड्रग्स होती है। अब लिखा हुआ है जो गायनिकोमास्टिया ड्रग्स की वजह से हो सकता है, नॉन ड्रग्स की वजह से, लाइक CKD, CLD की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से गायनिकोमास्टिया हो सकता है, या कैंसर की वजह से हो सकता है। कैंसर आपका वो तमाम ऑर्गन जो कि स्टीरॉइड को बनाते हैं या उसको मेटाबोलाइज करते हैं, लाइक एड्रीनल, ब्रेस्ट, लीवर, लंग्स, टेस्टिकुलर है, या ड्रग्स आ जाती है। अब ड्रग्स में क्या क्या होती है, ड्रग्स में आपकी एंटी एंड्रोजन ड्रग है, लाइक फेनेस्टिराइड, स्पाइरिनोलैक्टोन है, कीटोकोनाजोल, इसकी वजह से गायनिकोमास्टिया हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल है,
वरापेमिल, कैप्टोप्रिल रट्टा मारो, स्पाइनोलैक्टोन है, या फिर आप मेरा निमोनिक रट्टा मारो CDSS, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो काफ़ी सारी ड्रग्स लिखी हुई है। इसके बाद है डायाफ्राम को जो सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है, फ्रेनिक नर्व होती है, C3 C4 C5, ये इसका रूट वैल्यू होता है। क्लियर। इसके बाद फ्रेनिक नर्व होती है, और फ्रेनिक नर्व का जो जो फ्रेनिक नर्व की जो रूट वैल्यू होती है ना, वो किससे मिक्स हो जाती है, सुप्रा क्लैविकुलर नर्व से। इसके बाद एक क्रिकेट प्लेयर है, उसके हाथ पर हिट लग गई है, विच स्ट्रक्चर कैन गॉट डैमेज इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है दो टेंडन के दरमियान में होता है, तो उसके दरमियान से रेडियल आर्टरी पास करती होती है, तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, और देखो आपका लाइक ठीक है, तो मतलब ये आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स नजर आ रहा होगा, और इसमें जो आर्टरी पास करती है वो रेडियल आर्टरी होती है, जो कि इसके फाइट के ऊपर और ट्रेपीजियम के ऊपर पड़ी होती है, तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आ जाएगा। क्लियर ऑलमोस्ट। तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कौन से दो टेंडन के दरमियान में होता है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, इसके दरमियान में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वगैरह आपका आया हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू करेक्ट हाइपरकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया में सबसे पहले आपने क्या देना होता है, हाइड्रेशन करनी होती है। किससे, नॉर्मल सलाइन से करनी होती है, एग्रेसिव हाइड्रेशन वगैरह करनी है हाइपरकैल्सीमिया को मैनेज करने के लिए। ठीक हो गया, ओके, तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, क्लियर। तो हाइड्रेशन करनी है 3 से लेकर 4 लीटर की नॉर्मल सलाइन से। फिर हाइड्रेशन करने के बाद आपने फ्यूरासिमाइड इस्तेमाल करना होता है, बिसफॉस्फोनेट, कैल्सिटोनिन और स्टीरॉयड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेशेंट है जिसको सिकल सेल एनीमिया वाला का डायग्नोस केस है, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग होना शुरू हो गया है, HB काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो कौन सा फिनोमिना होना शुरू हो गया जो कि ये सब चीज़ें करवा रहा है, ओके। तो क्या हुआ है, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर। तो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और इंपॉर्टेंट डिजीज है। मैंने बताया था इससे पहले, मैंने सिकल सेल एनीमिया की 2 चीज़ें बताई थी। सिकल सेल एनीमिया में सप्लीनेक्टमी होती है, और सप्लीनेक्टमी की वजह से आपको लाइक क्या देखने को मिलता है, आउटो सप्लीनेक्टमी, खुद ब खुद सप्लीन उड़ जाती है, और सप्लीनेक्टमी की वजह से निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलते हैं, ओके। और सिकल सेल एनीमिया ये कौन सा इसका इनहेरिटेंस होता है, इसका इनहेरिटेंस होता है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, हिमोलिटिक एनीमिया वगैरह कराता होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस करवाता होता है, और इसमें रेटिक्स का काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। अब सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो होता है ना आपका ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, ओके, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ओके, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, तो इसकी वो भी 6 पोजीशन के ऊपर होता है, ओके। तो अब इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो बताया कि ऑटोसप्लीनेक्टमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से, मेनिंजाइटिस हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी की वजह से। इसके अलावा अगर साथ ही ह्यूमन पैरवोवायरस B19 का इन्फेक्शन हो गया तो ए प्लास्टिक क्राइसिस होगा, रेटिक्स वगैरह कम हो जाएंगे, अनीमिया वगैरह हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हिमोलिटिक क्राइसिस वगैरह आपको देखने को मिल सकते होते हैं, एग्जैजरेटेड अनीमिया हो जाएगा, और वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस हो सकते हैं, ये हाल मार्क होते हैं। अब जो वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस होते हैं, माइक्रोवास्कुलर ओक्लियन, सपोज ये छोटी छोटी वेसल बंद हो जाएगी, माइक्रोवास्कुलर ओक्लियन की वजह से होते हैं, लाइक ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, इंटेस्टाइन में मिजेंटेरिक इस्कीमिया हो जाएगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड हो जाएगा, प्राइपिज्म हो जाएगा, हैंड और फुट सिंड्रोम हो जाएगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग ये आपको देखने को मिलती है, इन्फिल्ट्रेट वगैरह आपको देखने को मिलता होता है, ए प्लास्टिक क्राइसिस वगैरह भी हो जाएगा। इसके अलावा सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस भी हो जाएगा, जिसमें सप्लीनोमेगाली आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। ये सारे आपको मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। ट्रीटमेंट क्या होता है, जब भी वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस है तो आपने क्या ट्रीटमेंट देना होता है, ओके। आपने ऑक्सीजन देनी है मस्ट, और साथ में 4 ए देने हैं। वो 4 ए कौन कौन से होते हैं, आपने एग्रेसिव रिहाइड्रेशन करनी है, नंबर 2 आपने एनाल्जेसिया देना है, नंबर 3 आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा आपने हाइड्रोक्सीयूरिया आपने देना होता है, और प्रोफाइलैक्सिस कैसे करोगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंट से, पेनिसिलिन से और वैक्सीनेशन से, ओके। ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एस इनिबिटर कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते, हाइपरटेंशन में एस इनिबिटर इस्तेमाल होते हैं, हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में इस्तेमाल नहीं होते, पोस्ट एमआई मतलब एमआई के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब एस इनिबिटर में एस इनिबिटर क्या होता है, क्या ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, एंजियोटेंसिन, ओके,
क्लियर। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देना, ठीक हो गया। तो इसमें कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड रैप्रिल आ जाएगा, क्लियर। अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हाइपरटेंशन में कैसे काम करती है, ये प्री लोड को और आफ्टर लोड को दोनों को काम कर देती है, बीपी को काम कर देती है। कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर में क्या करेगी, कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर में ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन को ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा डायबिटीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। एमआई के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉनिक एंजाइना को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, कभी भी आपने हाइपोटेंशन में अगर बीपी कम है, मजीद बीपी कम हो जाएगा, तो आपने हाइपोटेंशन में कभी इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2, बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। टेराटोजेनिक ड्रग होती है तो आपने प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना, चूंकि हाइपरकलीमिया करवाती है तो हाइपरकलीमिया में इस्तेमाल नहीं करना। अयोर्टिक और माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में इस्तेमाल नहीं करना। और किडनी फेल हो रही है, क्रिएटिनिन ज्यादा है 3 से, तो आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राई कफ होती है ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन और एंजियोडीमा हो सकता है, हाइपरकलीमिया देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद है प्रोटामीन। प्रोटामीन क्या करती होती है कि हेपरिन का एंटागोनिस्ट होती है और ये केमिकल एंटागोनिज्म होती है। केमिकल एंटागोनिज्म का मतलब है जो एंटागोनिस्ट होती है वो ड्रग से डायरेक्टली कंबाइन कर लेगी और इसके एक्शन को एंटागोनाइज करेगी, ठीक हो गया। फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि इनके जो एक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का और ग्लूकागोन का एक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, वो क्या करती है, वो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेती होती है, क्लियर। सारे यहाँ पे आ गया। केमिकल एंटागोनिज्म का मतलब है कि जब ड्रग होती है किसी और एगोनिस्ट के साथ केमिकल कॉम्प्लेक्स बना लेती है। लाइक जो हेपरिन है उसका जो एंटीडोट होता है वो प्रोटामीन होता है, मरकरी का डाइमर कैप्रोल होता है, एंटीसिड स्टोमिक एसिड होता है, यानी डायरेक्टली कंबाइन कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एगोनिस्ट है तो ये एंटागोनिस्ट ऐसे डायरेक्टली कंबाइन कर जाएगा। फिजियोलॉजिकल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हो कि जो दो डिफरेंट एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस की एक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करता होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। लाइक इंसुलिन का ग्लूकागोन है, हिस्टामिन का होता है, एपिनेफ्रिन होती है। इसके बाद फिजिकल एंटागोनिज्म है। फिजिकल एंटागोनिज्म का मतलब है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देती है, ओके। फॉर एग्जांपल जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो करता क्या है, वो एल्किलॉइड्स को अपने साथ चिपका लेता होता है और उसको ब्लड में घुसने नहीं देता, तो इसको बोलते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल जो कि रिसेप्टर बाइंडिंग साइड से क्या करते हैं, कॉम्पीट वगैरह करते हैं या किसी और जगह पे बाइंड करते हैं। इसमें कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव हो सकता है, इक्विलिब्रियम या नॉन इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आ जाता होता है, ओके। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो एंटागोनिस्ट होता है वो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के साथ इंटरेक्ट करता होता है, ओके, और इसके एक्शन को इनहिबिट कर देता होता है, ठीक हो गया। अब इसके दो टाइप्स होती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं इनका सेम रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट होती है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, एगोनिस्ट को केमिकली रिजेंबल करते होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव वाले रिजेंबल नहीं करते होते। कॉम्पिटिटिव वाले ये एगोनिस्ट की एफिनिटी को कम कर देते हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव वाले एफिकेसी को कम कर देते हैं। एफिकेसी किसको बोलते हैं, मैक्सिमम इफेक्ट को बोलते हैं, एफिनिटी के उसकी पावर को, अट्रैक्शन वगैरह को। अब जो कॉम्पिटिटिव वाले होते हैं ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपने एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो ये क्या करेंगे, ये एंटागोनिज्म शो करना शुरू कर देंगे। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव कंसंट्रेशन पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते। कॉम्पिटिटिव में जो एग्जांपल होती है वो एसिटाइल कोलिन का जो होता है एट्रोपिन, यानी एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन को एंटागोनाइज करती है, और जो एस्प्रिन है वो साइक्लोऑक्सीजिनेस को करती है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव आ जाएगा। डिमेक्लोसाइक्लिन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में इस्तेमाल होती है। इसके बाद डर्माटोम ऑफ रिंग फिंगर, जो रिंग फिंगर का जो डर्माटोम होता है वो कौन सा होता है, वो C8 होता है, ठीक हो गया। रिंग फिंगर में आपका C8 आपको देखने को मिलेगा, ओके, ठीक हो गया। जो आपका थंब वाला होता है वो कौन सा होता है, लाइक C6, C7 आपका मिडल 3 फिंगर्स, और जो रिंग वाला वो C8 आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन के कांटेक्ट से डायरेक्टली सेपरेट कर जाता होता है, ओके, तो वो कौन सा है, स्ट्रैंगुलाइट्स, और जो आपके लार्वे होते हैं हुक वॉर्म के वो डायरेक्टली स्किन को पेनिट्रेट कर जाते होते हैं। इसके बाद एक लड़का है जो कि वाटर टैंक क्लीनर में काम करता है, उसको हाई ग्रेड फीवर विद प्रोटेक्टिव कफ है, निमोनिया है। अब देखो होटल में वाटर टैंक में एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो निमोनिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया भी करवा देता है, डायरिया भी करा देता है, तो वो लिजुनिला निमोफिला होता है। के लिए मैक्रोलाइट्स और रिफेम्पिन आपने इस्तेमाल करनी होती है, क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको हाई ग्रेड फीवर है और लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन है। जब भी लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन आ जाए तो आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह में जाना होता है, टीएलसी भी ज़्यादा हुआ है, ओके। लेकिन यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस हम लेबल क्यों नहीं करेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो अगर क्रॉनिक हिस्ट्री होती है तब हम लेबल करते हैं, या एक्यूट हिस्ट्री है। और लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन है, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन दैट मीन्स ये सिग्मॉइड कोलन को डिजीज अफेक्ट कर रहा है, टीएलसी भी बढ़ा हुआ है और एक्यूट कंडीशन
है तो मैं डायवर्टिकुलाइटिस में जाऊँगा, और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस लेबल करूँगा, जिसमें ब्लडी डायरिया भी होगा। विपल्स डिजीज होता है, विपल्स डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, ड्यूटीनल बायोप्सी होती है। ट्रोफाइलेमा विपली की वजह से होता है, इसमें पास पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई आपको लैमिना प्रोप्रिया में देखने को मिलते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके साइन सिम्टम में क्या होता है, ट्रोफाइलेमा विपली की वजह से होता है, पास पॉजिटिव होता है, माइलो ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम करवाता है, डायरिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन भी कराता है, सीएनएस पे भी इफेक्ट करता होता है, लिम्फ नोड्स को भी इनलार्ज करवा देता होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या है, ड्यूटीनल बायोप्सी, जिसमें क्या मिलेगा, पास पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजिस लैमिना प्रोप्रिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिक्रेशंस का पीसीआर भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम आपने इस्तेमाल करनी होती है। ओके, ठीक हो गया। और 4 वीक्स फॉर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल या कोट्रीमोक्साजोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है जो कि डेफिकेशन से रिलीव हो जाता है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होती है, लेकिन इसमें कोई वेट लॉस, कोई ब्लडी स्टूल आपको देखने को नहीं मिलता होता, और ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं IBS। इसके बाद 30 ईयर ओल्ड मेल है जो कि मेडिकल ओपीडी में आया विद द कंप्लेन ऑफ क्रॉनिक डायरिया है, फ्लैचुलेंस है, और नॉन डॉक्यूमेंटेड वेट लॉस है। ठीक हो गया। और पता लगा कि जो ड्यूडिनल विलाई है उसकी ब्लंटिंग है। ओके, यानी विलस एट्रोफी, इंट्रापिथियल लिम्फोसाइटोसिस और क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ये आपको सीलिएक डिजीज में देखने को मिलती है। ओके, और सीलिएक डिजीज में 3 तरह की एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। एक IgA एंडोमाइसियल, एंटी TTG यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, और एंटी एंडोमाइसियल आ जाएगा, TTG आ जाएगा, और कौन सी है, एंटी गिलियाटिन आ जाएगा। और उसके ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने जो ग्लूटेन फ्री डाइट है वो आपने सारी जिंदगी के लिए छुड़वानी है। बार्ली, राई, ओट, व्हीट ये आपने छुड़वा देनी होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं 60 ईयर ओल्ड लेडी जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। डैट मीन्स अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। डल लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है। अब देखो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है, लाइक यहाँ पे स्प्लीन पड़ी होती है जिसका साइज बढ़ रहा है, स्प्लीनोमेगाली हुई हुई है, और न्यूट्रोपेनिया है। स्प्लीनोमेगाली, पैनसाइटोपेनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं फेल्टी सिंड्रोम, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ओके, और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, AMI-लाइडोसिस हो सकता है, शोगरान सिंड्रोम हो सकता है, केराटोकंजक्टिवाइटिस का हो सकता है, एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन हो सकती है। ओके, कैप्लान सिंड्रोम हो सकता है, और इसके अलावा फेल्टी सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है, सेक्लराइटिस, एपिसेक्लराइटिस, सेक्लारोमलेशिया देखने को मिल सकता है, और ये HLA-DR4 से एसोसिएटेड होता है। HLA-B51 ये एसोसिएटेड होता है बेशर डिजीज, और HLA-B27 ये आपका होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक हो गया, ये कुछ HLA मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है आर ऑफ द फॉलोइंग comprise major diagnostic criteria of rheumatic fever except, तो रूमेटिक फीवर का जो मेजर क्राइटेरिया था उसका निमोनिक की जोन्स होता है। ओके, ठीक हो गया। जोन्स, JONS, J से जॉइंट्स यानी माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, O से लगता है हार्ट है तो ये पेनकार्डाइटिस हो जाएगा, N से नोड्यूल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, E से इरिथेमा मार्जिनेटम, और S से सिंडेनहैम कोरिया आपको देखने को मिलता है। और माइनर क्राइटेरिया में कैफे पाल था, CRP, आर्थ्रैल्जिया, फीवर, ESR ज़्यादा होता है। इसके अलावा पाल, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, एनीमिया ऑफ रूमेटिक फीवर, और ल्यूकोसाइटोसिस ये आपको देखने को मिलती है। पेशेंट ऑफ डूडिनल अल्सर है वेंट टू द हाइपोवोलेमिक शॉक, एक पेशेंट है जो कि डूडिनल अल्सर का है और हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है। दैट मीन्स कि इसको क्या हो गया, अपर GI ब्लीड वगैरह हो रही है। ओके, मोस्टली अल्सर परफोरेट हो चुका है, एक आर्टरी को डैमेज कर गया। तो जो डूडिनल अल्सर है वो किस आर्टरी को इरोड करता है, गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इरोड होती है गैस्ट्रिक अल्सर में। डूडिनल अल्सर बिनाइन होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर यूजुअली मैलिग्नेंट होते हैं। दैट इज वाई आपने बायोप्सी लेनी होती है। इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन साइट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ से, इसका आंसर कार्सिनाइट लिखा हुआ है। जो कार्सिनाइट ट्यूमर होते हैं अपेंडिक्स में देखने को मिलते हैं। ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड वैल्वुलर लीजन करवाते हैं, लाइक ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी स्टेनोसिस ये आपको करवाते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि वाइट QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर देन 120 मिलीसेकंड। तो जो वाइट QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आपको लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, इसका कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। वैसे जो QRS कॉम्प्लेक्स अगर वाइड हो, अगर किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया हो, ECG पे टैकीकार्डिया है, और दूसरी चीज़ आपने देखी QRS कॉम्प्लेक्स वाइड है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। अगर QRS कॉम्प्लेक्स वाइडेंड है, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वूल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। लेकिन यहाँ पे तो कोई एक भी नहीं दिया हुआ वो वाला। ओके, जबकि नैरो कॉम्प्लेक्स जो होता है
टैकीकार्डिया वो आपको एसवीटी में, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, एट्रियल फिब्रिलेशन में और मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 120 से ज़्यादा का होगा। क्यू वेव लीड 1, लीड 5, लीड 6 में नजर नहीं आएगी और डोमिनेंट एस वेव आएगी। यानी जो लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है इसमें आपको विलियम पैटर्न देखने को मिलता है। विलियम पैटर्न का मतलब है लीड V1 के अंदर क्या होगी, एस वेव डीप हुई पड़ी होगी और V5 V6 के अंदर क्या होता है, एम शेप पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके कॉजेस क्या होते हैं। अब जो लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है ना, ये आपको किन किन कॉजेस, किन किन कंडीशन में देखने को मिलती है। जो कोई भी पैथोलॉजी अगर आपकी लेफ्ट साइड को अफेक्ट करेगी, लाइक सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, अयोर्टिक वाल्व डिजीज है, लाइक अयोर्टिक स्टेनोसिस है, इंटीरियर एमआई है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरकलीमिया और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है। इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी, स्क्रीनिंग आप एलाइजा से करते हैं, कंफर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग है और बच्चों में आप पीसीआर वगैरह करवाते होते हैं। इसके बाद है मैलर फ्लैश और डायस्टोलिक क्लिक और मिड डायस्टोलिक मर्मर, ये आपको माइट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद और माइट्रल स्टेनोसिस में लाउड S1 होती है और टैपिंग एपेक्स स्पीड होती है। 35 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको हिस्ट्री ऑफ पोलीफेजिया, पोलीडिप्सी, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया हुआ है। टेंडर ब्राउनिश पैचेस है लोअर लिम्स के ऊपर जो कि स्लोली डेवलप हो रही है, यानी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हिस्ट्री है। और ये जो पैचेस बन रही है येलोविश ब्राउन जिसमें लिपिड्स भरे पड़ा है, जिसको बोलते हैं नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका, इसको भी ऑलरेडी हम डायबिटीज वाली सेक्शन पे कवर करा चुका हूँ मैं। क्लियर, अब ये कितना रह गया है मैं देख लूँ, उसके हिसाब से वीडियो का लेंथ क्या रखनी है। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो काफ़ी बड़ा हो गया। 40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हुई भी है। आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो में, बाकी पार्ट्स हम 1-2 दिन बाद अपलोड करेंगे।